यह आदमी हर सुबह शाम अपनी पत्नी के अंडरवियर की तस्वीरें लेकर तुलना करता है ताकि वह पत्नी के हर एक अंडरवियर को अच्छी तरह याद रख सके, चाहे वह पहना हुआ हो, न पहना हो या प्रेमिका का दिया हुआ हो। अगर रंग बहुत आकर्षक हो तो वह स्टिकी नोट लगाकर अपमानजनक शब्द लिखता है। उसने 130 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में 6 कैमरे लगाए हैं, बाथरूम में भी, और यह सब सिर्फ अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। ऐसे वैवाहिक जीवन में रहते हुए पत्नी आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। महिला का नाम रुई झेंग है, जो एक प्रसिद्ध रेडियो एंकर है। 1 साल पहले रुई झेंग और उसके सहकर्मी एक रेस्तरां में एक प्रशंसक से मिले। उसने उस छोटे कुत्ते की आंखों में देखा कि वह उसकी वजह से दिल से हिल गया है। यह एहसास उसे लंबे समय से नहीं हुआ था और उसने इस भावना का आनंद। रुई अक्सर उस रेस्तरां में जाने लगी क्योंकि वहां जाने से उसे लगता था कि वह चमक रही है। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा हुआ और वे अक्सर साथ में जीवन के मूल पर चर्चा करते थे। रुई झेंग ने सोचा था कि वह पति के चंगुल से बच रही है, लेकिन वह एक और गहरे गड्ढे में गिर गई। छोटा कुत्ता वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करता था ताकि उसकी सुंदरता को कैद कर सके। माहौल खराब होने से रोकने के लिए छोटे कुत्ते ने सीधे रुई झेंग का फोन छीन लिया, उसे तुरंत हवाई मोड में डाल दिया और यह साबित करने के लिए कि वह मनमानी नहीं कर रहा। अभी ली गई वीडियो को लेकिन जैसे ही उसने फोन एक तरफ रखा, उसने चुपके से रिकॉर्डिंग चालू कर दी और दोनों की ड्राइविंग का रास्ता रिकॉर्ड कर लिया। जब बुया का वीडियो ऑनलाइन लीक हुआ, न सिर्फ सहकर्मियों ने उसे अलग नजर से देखा, बल्कि उसने 4 साल की रेडियो नौकरी भी खो दी और पति ने उसे घर से निकाल दिया। एक बार प्यारा बेटा अब न सिर्फ उसके भेजे फल नहीं खाता, बल्कि उससे नफरत भी करता है। अब बेसहारा होकर वह दक्षिण कोरिया के सबसे सफल तलाक वकील की फर्म में आई है ताकि अपनी शादी को बेहतर बना सके। ऐसी स्थिति में आम लोग सिर झुकाकर हार मान लेते हैं, लेकिन वह सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास से भरी खड़ी है, जिससे वकील चेंग हान असहज महसूस करता है। हालांकि वह पूरी स्थिति नहीं जानती थी, लेकिन वह कुछ हद तक समझती थी। अब जब बुया वीडियो सबको पता है, रुई झेंग की स्थिति अच्छी नहीं है और सम्मानजनक तरीके से छूटना लगभग असंभव है। यह सुनकर थोड़ा उत्साहित रुई झेंग समझ नहीं पा रही थी कि सम्मानजनक तरीके से कैसे छूटा जाए, जबकि उसका दावा बहुत सरल था। वह पारिवारिक संपत्ति कुछ भी नहीं चाहती थी, वह सिर्फ अपने बेटे की हिरासत के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। विवाहेतर संबंध और बुया वीडियो लीक होने से इस बुरी स्थिति में मात्र प्रेम दिखाना। शेंग हान को संदेह था कि वह सच्ची है या नहीं। उसे बार बार पुष्टि करनी पड़ी, भले ही प्रक्रिया अपमानजनक थी। उस समय स्थिति अभी से भी ज्यादा कठिन हो सकती है, यहाँ तक कि मुकदमा भी हार सकती है। फिर भी यह रुई झेंग के बच्चे की हिरासत के लिए लड़ने के संकल्प को नहीं हिला। शेंग हान उसका बचाव करने के लिए सहमत हुआ, लेकिन उसे सच्चाई जहाँ तक उसके पति की बात है, उसने न केवल तलाक मांगा बल्कि उसके बाल खींचे, गालियां दी और यहाँ तक कि उसे घर से बाहर निकाल दिया। दोनों के झगड़े से बेचारा बच्चा संगीत तेज करके और गेम खेलकर अपना तनाव कम करने को मजबूर था। अदालत के बाहर मध्यस्थता के दौरान हालांकि दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि शिक्षा फिल्म की नायिका रुई झेंग अकेले बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। शेंग हान ने अलग दृष्टिकोण अपनाया और रुई झेंग के शादी के 7 साल के जीवन का वर्णन किया। पति के लगभग विकृत स्वामित्व भाव के कारण रुई झेंग को कहीं भी किसी के साथ भी हो हर 30 मिनट में सेल्फी लेनी पड़ती थी और सभी मौजूद लोगों के साथ फोटो भेजकर अपनी स्थिति की रिपोर्ट करनी पड़ती थी, जिससे उसने 4 साल काम किया। कभी सहकर्मी पार्टियों में नहीं गई, यहाँ तक कि 10 साल के दोस्त की शादी में भी नहीं, जिसमें विदेश से दोस्तों को भी बुलाया गया था। और रुई झेंग, एक प्रसिद्ध हस्ती जो पास रहती थी और शादी को रंगीन बना सकती थी, को बाहर रखा गया, जिससे अंततः परिवार और दोस्तों ने उससे संपर्क तोड़ लिया। चेन हान ने चिपचिपे नोट्स का एक बैग निकाला जो रुई झेंग के पति ने फ्रिज, बाथरूम, आईने, मेकअप टेबल पर चिपकाए थे, जिनमें अपमानजनक और अमानवीय बातें लिखी थीं। हालांकि उसने केवल 3 साल तक इन्हें इकट्ठा किया, लेकिन 7 साल से ये घर के हर कोने में चिपकाए जाते रहे। अगर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के माहौल पर विचार करें तो क्या यह विकृत व्यवहार उनके विकास के लिए हानिकारक नहीं है? इस समय न्यायाधीश ने मध्यस्थता रोक दी और बेटे की मनोचिकित्सा के परिणाम देखने लगे। उस रात चेन हान को रुई झेंग का फोन आया कि वह कमीशन समाप्त करना चाहती है, क्योंकि उसका बेटा अचानक चिल्लाने और शोर मचाने लगा था और पिता का मोबाइल फोन छीनकर, जिससे वह एम्बुलेंस बुलाने वाले थे, कई बार जमीन पर फेंक दिया। लेकिन चेन हान ने रुई झेंग को बहुत अच्छा खाना खिलाया, क्योंकि दिन में उसने बेटे से बात की थी और जाना कि वह माँ की यादें मिटाना चाहता है, पर सबसे ज्यादा माँ की ही उम्मीद करता है और पिता से डरता है। इसलिए चेन हान ने रुई झेंग को बताया कि अब तलाक मध्यस्थता नहीं बल्कि तलाक मुकदमा होगा, जिसमें उसकी जीत की संभावना अधिक है। अदालती सुनवाई से कुछ घंटे पहले रुई झेंग के बेटे जियान ने शेंग हान से मिलने की पहल की और सच बताया कि उसकी माँ अक्सर जब कोई नहीं देखता था तब बालकनी के किनारे नंगे पैर खड़ी होती थी और वह डरता था कि माँ इस तरह मर जाएगी। माँ बहुत दुहक में थी और मैं छोटा होने के कारण न केवल उसकी रक्षा नहीं कर पाया, बल्कि पिता ने मुझे अदालती मनोचिकित्सा के लिए मजबूर किया। पिता ने मुझे वो दर्दनाक चीजें देखने पर मजबूर किया जिससे मैं आधी रात पागल हो गया और उनका फोन तोड़ दिया। शेंग हान ने जियान को बताया, चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, वो मिट नहीं सकता। अगर दिमाग में अंकित चीजें दिखें तो अपना ध्यान भटकाओ। हालांकि माता पिता दोनों अक्षम हैं, अगर एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? पता चला कि जियान ने अपने दानव पिता को अपनी राय बता दी थी। हालांकि कोरियाई तलाक मामलों में 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों की इच्छा को मान्यता नहीं दी जा सकती।
लेकिन इस बार ह्यून वू ने अपनी माँ की रक्षा के लिए अपनी डायरी सौंप दी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब माँ नहीं होती तो वह अपने दुखदाई पिता के साथ घर पर रहती है और खुद को दयनीय मानती है। यह रिकॉर्ड पिता के बयान से बिल्कुल विपरीत था। इस समय विरोधी वकील का मानना था कि ह्यून वू भावनात्मक रूप से अस्थिर थी, इसलिए उसके मन में नकारात्मक विचार थे और चिंतित छोटे बच्चे की राय को सबूत नहीं माना जा सकता। आश्चर्य की बात है कि चेंग हान ने उसके दृष्टिकोण से सहमति जताई और पति से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखा। इससे सभी को उसके दबंग और हिंसक स्वभाव का पता चला। पति ने अपना भेष उतार दिया। जहां तक बच्चों की गरिमा का सवाल है, क्या यह शर्मनाक व्यवहार भी बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिए है? रुई झेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना बेशर्म था। वह कांपते हुए खड़ी हो गई और भारी कदमों से अपने पति की ओर बढ़ी और तुरंत ही शुरुआती दृश्य घटित हुआ। तीव्र भावनात्मक उथल पुथल ने रुई झेंग को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह जब होश आ गई तो अस्पताल में थी। हालांकि उसने मुकदमा जीत लिया था। उसे पता चला कि बेटा डरता था कि सच्चाई जानकर वह दुखी होगी, फिर भी वह उसके साथ रहना चाहता था। अस्पताल से घर लौटने पर रुई झेंग ने खुद अपने बेटे का पसंदीदा खाना बनाया। इस बार बेटे ने उसे नहीं ठुकराया। इतने अच्छे व्यवहार वाले बेटे को देखकर रुई झेंग ने अपने बेटे के सामने घुटने टेक दिए और उससे माफी मांगी। चौथे दिन रुई झेंग धन्यवाद उपहार लेकर आई और अपनी भावनाएं व्यक्त की। हालांकि वह अभी बेरोजगार थी, लेकिन हर जगह रिज्यूमे भेज रही थी। अच्छा है उतना आसान नहीं था। ने न केवल उसे विरासत दिलाई, जीवन के संपत्ति का उचित बंटवारा भी जिताया। अभी स्थिति अच्छी लग रही है। अब उसे तेजी से आगे बढ़ना था। पति इतनी आसानी से हार मान लेगा? गुस्से को पीने की आदी महिला ने जब देखा कि सास उसकी बेटी को गाली दे रही है और पीट रही है, तो उसने तुरंत मदद मांगी। सास जितना ज्यादा मारती उतना ही महिला का गुस्सा फूटा। वह सीधे आगे बढ़ी, बेटी को पीछे खींचा और बेटी की पिटाई का बदला लेने के लिए तैयार हो गई। दरअसल शू परिवार पर पति के व्यापार में विफलता के कारण भारी कर्ज था। सास ने किराएदारों को निकालकर उन्हें रहने दिया, लेकिन हर सुबह 4 बजे सास आकर शोर मचाती और शू को जगाती। रात के खाने तक वहीं रहती। इस दौरान सास थोड़ी भी नाराज होती तो दोनों पोतियों को गालियां देती, यहां तक कि बेटे को कुछ न करने देती, जबकि परीक्षा की तैयारी कर रही छोटी पोती से घर का काम करवाती। शू हर सुबह रेस्टोरेंट में काम करती, दोपहर में सास की किराए की इमारत संभालती। चाहे सफाई हो या किराएदारों के काम, सब खुद करती, बस घर चलाने और कर्ज चुकाने के लिए, जबकि उसका पति घर पर टीवी देखता रहता। शू की कलाइयां दर्द से टूटती, दवा लेकर बिना शिकायत सहती, क्योंकि शादी उसने की थी। आज इतनी मेहनत करती है पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। यह सब वह सह लेती, बस चाहती कि सास उसकी बेटियों से इतना कठोर व्यवहार न करे। पति मां का लाडला है, मुंह से वादा करता पर टीवी देखते ही सब भूल जाता। आज पति की भूख खराब होने पर सास ने शू को सोया दूध नूडल्स बनाने को कहा। साथ ही बताया कि ऊपर का कमरा किराए पर देगी। नीचे आने के बाद वह एक रात घर में रहेगी। और उस दिन शू के घर में सन्नाटा था। पति की भूख खराब होने पर सास ने शू को नूडल्स बनाने को कहा। साथ ही बताया कि ऊपर का कमरा किराए पर देकर नीचे एक रात रहेगी। इससे घर खर्च और कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी और रोज सीढ़ियां चढ़ने से भी बचेगी। पर शू के घर में सिर्फ 3 कमरे हैं। बेटियां बड़ी हो गई हैं, छोटी परीक्षा की तैयारी एक साथ रहना सुविधाजनक नहीं होगा। पर सास ने उसे फटकार लगाई। उसे घर चलाना नहीं आता, बस पैसे बर्बाद करना जानती है। शू विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। काम का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। श्रीमती शू ने पति को दोस्तों से मिलने के बहाने बाहर भेजा। उम्मीद थी कि वह सास को नीचे आने से रोक सकेंगे, लेकिन पति सिर्फ चुप रहे, जिससे श्रीमती शू निराश होकर चली गईं। शाम होते ही विवाद छिड़ गया। बेटी ने सास के नीचे आने का विरोध किया, लेकिन सास का मानना था कि उसे दखल नहीं देना चाहिए, बेटे के परिवार को आकर रहने देना चाहिए। यहां तक कि उसे लगा पोती की पढ़ाई बेकार है, सिर्फ बेटे की कमाई बर्बाद करती है। बेटी ने मां का पक्ष लिया, समझ नहीं पाई पिता इतने डरपोक क्यों हैं। मां को दयनीय नहीं समझा। बस इसी वाक्य से अचानक क्रोध फूट पड़ा। पोती को खींचकर मारने लगी। माता पिता डर गए। जैसे ही उन्होंने यह वाक्य सुना, उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिसने उन्हें कितना बुरा भला कहा था। बेटी समझ नहीं पाई पिता इतने डरपोक क्यों हैं। मां को दयनीय नहीं समझा। बस इसी वाक्य से अचानक क्रोध फूट पड़ा। पोती को खींचकर मारने लगी। माता पिता डर गए। जैसे ही उन्होंने यह वाक्य सुना, उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिनके माता पिता को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था। बिल्कुल इसी शुरुआती दृश्य में अगले दिन सब कुछ खरीदने वाली आंटी जू ने शेंग हान को ढूंढकर तलाक के बारे में परामर्श करना शुरू किया। चेंगहन को जब पता चला कि उसका गुस्सा सास पर था, तो वह इतना डर गया कि उसके हाथ से कलम गिर गई। आंटी जू की स्थिति देखकर चेंगहन ने स्पष्ट किया कि वह चिंतित थी कि अपने गुस्से के कारण मुकदमा नहीं जीत पाएगी, लेकिन उसका दावा सरल था। वह सिर्फ अपनी संपत्ति वापस चाहती थी।
हालांकि घर उसके पति ने खरीदा था और बाद में व्यापार में गिरावट के कारण दिवालिया होने की चिंता में उसने एक घर अपनी सास के नाम पर रखवा दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जब तक ये हो नहीं गया तब तक उसे पता नहीं चला, क्योंकि उनके घर में किसी को उसकी राय की परवाह नहीं थी। शेंग हान को समझ नहीं आया कि आंटी जू अपनी सास से इतनी नाराज क्यों थी। 20 साल से अधिक समय तक दरवाजे के कुत्ते जैसा जीवन जीने से उसकी सारी गरिमा खत्म हो गई थी। यह सब वह सह सकती थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कदापि स्वीकार नहीं कर सकती थी। क्या उसकी बेटी अपमानित होने के लिए ही जीती है? इसलिए उसने आवेश में आकर हमला किया था। दूसरी ओर अंकल जू सिडनी शैली में अपनी मां को मना रहे थे। उनका कमजोर रवैया उनकी मां को यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आंटी जू का अहंकार ही समस्या का कारण है। उन्होंने यहाँ तक कि आंटी जू को दंडित करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते के इलाज का प्रमाण पत्र लेने का फैसला किया। उसने उप प्रधानाचार्य की बेटी से शादी क्यों नहीं की और इस तरह की औरत से शादी करके यह हाल बना लिया। दांत पीसते, छाती पीटते और पैर रात अंकल जू घर लौटे और चुपचाप लेना चले गए। आंटी जू भी उनके पीछे पीछे गई, लेकिन अंकल जू ने तुरंत आंटी जू को डांटना शुरू कर दिया कि वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आंटी जू से एक बार फिर समझौता, लेकिन आंटी जू 20 साल से अधिक समय से समझौता करती आ रही थी और अब वह पागल होने की कगार पर थी। जब से वे मिले थे उसने न केवल कभी चैन की नींद नहीं सोई थी, बल्कि 1 महीना भी आराम से नहीं बिताया। आंटी जू ने स्पष्ट कहा कि तलाक के बाद ही वह माफी मांगेगी, इससे पहले वह अपने हिस्से का घर वापस लेना चाहती है। ये सुनकर अंकल जू घबरा गए और चिल्लाए कि घर उनकी मां का है। अगले दिन शेंग हान, जो जानता था कि आंटी जू एक अच्छी महिला है, ने समुदाय में जाकर जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। मुझे पता चला कि आंटी जू की सास कुख्यात थी और उसका स्वभाव बहुत बुरा था, लेकिन आंटी जू सहज और ईमानदार थी और उसने सभी परेशानियों का ख्याल रखा। सैलून मालिक ने बताया कि आंटी जू न केवल सुबह जल्दी उठकर काम करती थीं, बल्कि देर रात तक पूरी इमारत की सफाई भी करती थीं। वह बिल्कुल साधारण थीं। बहू कैसी, अगर वे होते तो कब का भाग गए होते। इस जानकारी को जानकर शेंग हान ने मामले को संभालने का फैसला किया और आंटी जू को ढूंढा जो फर्श साफ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह साबित करने के लिए सबूत चाहिए कि उन्हें लंबे समय से मौखिक दुर्व्यवहार हुआ है या पड़ोसी की गवाही। लेकिन आजकल के पड़ोसी दूसरों के घरेलू मामलों में कैसे हस्तक्षेप दिया कि शायद उन्हें बेटी की गवाही की जरूरत हो। इस पर शेंग हान ने कहा कि वह घर खरीदने के भुगतान विवरण के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं और अगर सास को देते समय मालिक द्वारा छोड़ा गया नोटरी दस्तावेज हो तो और भी सुरक्षित होगा। इससे यह साबित होगा कि घर सिर्फ सास को सौंपा गया था। ये सुनकर आंटी जू को अचानक याद आया कि जब उन्हें पता चला कि घर किराए पर है तो वह बहुत गुस्सा थी। उन्हें डर था कि सास भविष्य में मुकर जाएंगी। अच्छा हुआ अंकल जू ने एक प्रमाण लिखा और नोटरी भी करवाया और उनके पास रिकॉर्डिंग भी थी। लेकिन ये सब चीजें सास के पास, इसलिए आंटी जू रात में सास के कमरे में गई लेन देन विवरण और नोटरी दस्तावेज ढूंढने। लेकिन तभी कमरे में अचानक रोशनी हो गई। आंटी जू ने झूठ बोला कि वह सो नहीं पा रही थी, इसलिए देखने आई कि क्या सास के पास नींद की दवा है। लेकिन पति जानता था कि वह अवसाद का इलाज करवा रही थी। फिर भी पति ने अनजान होने का नाटक किया और वह मुंह जिसने आंटी जू को टूटा हुआ महसूस कराया, कभी उनके लिए न्याय की बात नहीं की। अंकल जू ने सिर्फ सास की बचपन से झेली कठिनाइयां देखी और अब वह 50 के पार हैं। फिर भी उन्हें सास बहू की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर दिन सुबह से रात तक परेशान। पति न सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें बार बार झुकना पड़ता है। आंटी जू का मानना था कि पति ने उनके इरादे भांप लिए थे और लेन देन विवरण और नोटरी दस्तावेज छिपा दिए थे ताकि वह उन्हें न ढूंढ सके। अब सास को निदान प्रमाण मिल गया है और वह उन पर मुकदमा करने की तैयारी कर रही है। चेन हान ने जू आंटी से जाना कि अंकल जू दयालु थे, सास की कठिनाइयों को याद रखते थे, सास के प्रति आज्ञाकारी थे पर बेटियों के प्रति कोमल थे, सास को छोड़कर कभी नहीं चिल्लाए। अब गंभीर अवसाद से सब बेअसर हो गया है। यह देखकर चेन हान ने सुझाव दिया, न सिर्फ तलाक का मुकदमा दायर करें बल्कि प्रतिष्ठा हानि का भी आरोप लगाएं। बस जू आंटी को अब से दृढ़ रहना होगा, सब कुछ अपने कहे अनुसार करना होगा। पहले तो जू आंटी ने कभी सास को नहीं मारा। सास ने गुस्से में धक्का दिया पर वह हिली नहीं और सास खुद पीछे गिरी। इस तरह सास को पीटने की अफवाह पड़ोस में फैल गई। इसी बात पर उन्हें प्रतिष्ठा हानि का आरोप लगाया जा सकता है। चेन हान ने जू आंटी से कहा, सोचिए घर के बारे में, क्या दूसरा पक्ष झूठ बोलकर दावा नहीं कर रहा कि वह उनका है? दूसरी ओर शेन हान के प्रतिद्वंद्वी वकील पार्क ने अंकल जू से संपर्क किया और स्वेच्छा से तलाक में उनकी मदद करने की पेशकश की। अंकल जू ने वकील पार्क से जाना कि जू आंटी रोज तलाक की तैयारी कर रही हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने पूछा, क्या वकील मिला? कहा वे चुप नहीं बैठेंगे, चाहा कि मामला अदालत तक न जाए, यहीं खत्म हो। लेकिन जू आंटी ने नहीं सुना। कहा उन्होंने सास को नहीं मारा। अब अफवाहें फैल रही हैं। जिंदगी भर सास ने उन्हें हेय दृष्टि से देखा। सोचा वे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करती तो वे प्रतिष्ठा हानि का मुकदमा वकील पार्क के पास व्यवस्था। छोटे चुई ने सुझाव दिया कि अंकल जू अपनी पत्नी से प्रतिष्ठा के नुकसान के बारे में बात करें। इसलिए अंकल जू ने आंटी जू को बताया कि वह सुधार की बात छोड़कर शांत रहें और बच्चों के बारे में सोचें। हालांकि आंटी जू की स्थिति बेहद दृढ़ थी, जिससे अंकल जू को लगा कि उनकी पत्नी अजनबी है या शायद वह हमेशा से बेशर्म। इतने सालों की शादी में उन्होंने कभी पत्नी पर नहीं चिल्लाया और अब ऐसे इंसान के लिए जिंदगी भर शर्मिंदा है। तभी शेंग हान अंदर आया। अंकल जू ने तुरंत उस पर आरोप लगाया और पूछा कि उसने पत्नी को झूठ बोलना क्यों सिखाया। उन्हें लगा कि उनका जीवन अन्यायपूर्ण है। यहाँ देखा जा सकता है कि आंटी जू बहुत दुखी थी और मजबूरन वहां से चली गई। शेंग हान ने अंकल जू को बताया कि जिस पत्नी पर आप विश्वास करते हैं उसे झूठ बोलना असहनीय लगता है। आंटी जू को सास ने जिंदगी भर अपमानित किया, फिर भी मानसिक प्रताड़ना के बावजूद वह पति पर भरोसा करके चलती रही।
और पति के रूप में जिसने घर के मालिकाना हक के बारे में झूठ बोला, आंटी जू को कैसा महसूस हुआ? जल्द ही मध्यस्थता का दिन आया। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क रखे, लेकिन दशकों के दाम्पत्य के बाद अब दोनों अदालत में खड़े होकर असहज महसूस कर रहे थे। तभी आंटी जू ने अचानक रुकने को कहा और स्वीकार किया कि उन्होंने सास को मारा था, लेकिन घर के अपने हिस्से के लिए वह अभी भी लड़ेंगी। अंकल जू ने जब आंटी जू को गलती स्वीकारते सुना तो उनका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया और उन्होंने तुरंत न्याय संगत दस्तावेज सौंप दिए। कितना कष्ट भाई। आंटी जू के दिल में हमेशा अंकल जू हैं, उनके दिल में हमेशा